नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने ग्रामर टॉपिक संज्ञा के प्रथम पाठ की चर्चा की थी। याद है कि नहीं? यस, मुझे पता है आपको याद है और आपको आता भी होगा, ये भी मुझे पता है। आज हम इस क्लास में पार्ट 2 के अंदर संज्ञा की परिभाषा और उसके दो अगले भेद जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? रिकैप करना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ फटाफट रिकैप कर लेते हैं। संज्ञा यानी नाम और नाम यानी संज्ञा। ओके, परिभाषा बताइए। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, भाव, स्थान, दशा आदि का बोध करवाए उसे संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान, भाव आदि का बोध करवाए वह संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि वस्तु बोतल है ना, और देखे तो मार्कर, व्यक्ति तृप्ति और आप सभी। स्थान हिमालय, मंदिर, फिर राजकोट। स्थान है कि नहीं? जगह है कि नहीं? जगह का नाम या पूरी पृथ्वी। फिर वर्गखंड, जगह। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, आम, सेब, पेट्रोल है ना, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ का बोध करवाए वह संज्ञा कहलाते हैं। फिर पिछले क्लास में हमने उसके प्रथम भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की थी। याद कीजिए, उसकी परिभाषा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? एग्जैक्टली कि आपकी जो संज्ञा की परिभाषा है ना, उसमें शब्द के बाद विशेष शब्द जोड़ देना है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का बोध करवाए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि तृप्ति मैडम, धवल सर है ना, राजकोट शहर, हिमालय पर्वत, सरस्वती स्कूल। स्कूल का नाम आया कि नहीं? सरस्वती। या तो ये सारी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये विशेष नाम है। ओके बच्चों, चलिए अब हम दूसरे दो भेद जातिवाचक और भाववाचक की समझूती प्राप्त करते हैं। तो चलिए मेरे साथ रेडी हो जाइए। बच्चों, पिछले क्लास में हमने संज्ञा, उसकी परिभाषा और उसके भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसके प्रथम भेद के बारे में चर्चा की थी। याद आया कि नहीं? यस, मुझे पता है कि आप सबको ये सारी बातें बहुत याद होगी, है ना? चलो आज हम इस क्लास में संज्ञा के दूसरे दो भेदों की चर्चा करेंगे। लेकिन पिछले क्लास में हमने जो पढ़ाई की है उसको फिर से दोहराएंगे, ठीक है? चलिए पहले देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, दशा आदि नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है? इस संसार में
प्राणी है, वस्तु है, बहुत सारे स्थान है, बहुत सारी जातियाँ है, हमारे भाव है, दशा है, ये सारे नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा। ठीक है। जैसे किसी प्राणी का नाम मनुष्य, पशु, पंछी, किसी वस्तु का नाम कुर्सी, पंखा, स्थान, हिमालय, है ना? ये सारे नाम संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा और इसके भेद के बारे में चर्चा करते हैं। मूल रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पिछले तास में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा का अभ्यास किया था, है ना? आज इस तास में हम जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसे कहेंगे। मैंने आपको बताया था कि संज्ञा की जो परिभाषा है उसमें किसी विशेष शब्द यानी कि विशेष जोड़कर पूरी परिभाषा जो कि तो लिख दे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, दशा आदि का बोध करवाए वह सारी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने संज्ञा की परिभाषा में विशेष शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि जो विशेष नाम है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि यहाँ खेल का एक नाम है क्रिकेट, तो क्रिकेट व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा गाय और भाववाचक संज्ञा न्याय। चलिए तो अब हम आगे बढ़े, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, संज्ञा वे शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं। अतः सभी नाम पदों को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय आदि। यहाँ पर व्यक्ति है श्याम, है ना? स्थान है दिल्ली, ठीक है, भाव है मिठास, प्राणी है गाय। तो ये सारे नाम संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा के 3 भेद है, परंतु प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद है। ठीक है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के 2 भाग बढ़ जाते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को फिर से दोहराएंगे। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो या विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति या विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्तियों के नाम राम, सीता, महेश, गणेश आदि। देशों के नाम भारत, नेपाल, चीन, अमेरिका आदि। शहरों के नाम दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता। पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, त्रिकुटा आदि। तो बच्चों यहाँ पर देखिए,
या किसी विशेष नाम या एक ही नाम का उल्लेख है। इसीलिए सारी संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। गॉट इट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई खास नाम? रमेश भाई, अब्दुल, नरेंद्र, आकाश, राजेश, मार्टिन, स्वाति, रीटा, एलिजा जैसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति का विशेष नाम नाउन है, यानी कि संज्ञा है। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक ही शब्द को याद रखना है कि जो शब्द व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति, कौन सी? संपूर्ण जाति का बोध करवाए, वह शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं व स्थानों का बोध होता है, जैसे कि मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, कार, ट्रक आदि। ये सारी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं। जैसे कि मैं यह कहूँ कि प्रत्येक इंसान के पास आज मोबाइल है, तो मोबाइल की संपूर्ण जाति का बोध होता है। यहाँ पर मैंने ये नहीं कहा है कि सैमसंग है ना, वीवो, मैंने ये नहीं बोला है। मैंने तो केवल यही कहा कि आज सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल जातिवाचक संज्ञा है। कंप्यूटर ने आज सभी का काम आसान कर दिया है, तो कंप्यूटर एक जाति है वस्तु की। ठीक है, चलो उदाहरण और देखते हैं। यहाँ पर वस्तु है मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, कार, ट्रक। स्थान गांव, स्कूल, शहर, बगीचा, नदी। ये सारी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा है जो संपूर्ण जाति का बोध करवाती है। जैसे कि गांव में बहुत रहने का मज़ा आता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, शहर बड़ा या छोटा होता है, बगीचे में बच्चे खेलते हैं, नदी का पानी मीठा होता है। तो यहाँ पर मैंने पूरी नदियों की बात की है, पूरी स्कूल की बात की है, मैंने किसी का विशेष नाम नहीं लिया है। यानी कि ये सारी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब आगे देखिए, प्राणी, आदमी, जानवर, पशु, पक्षी, गाय, लड़का, ये सारे नाम भी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ पर सभी पक्षी जाति की बात होती है। बहुत सारे जानवर को पाला जाता है, तो यहाँ पर संपूर्ण जानवर जाति की बात होती है। ठीक है, लड़का खेल रहा है, तो यहाँ पर लड़के की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर नाम का उल्लेख नहीं हुआ है। इसलिए ये सारी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं हैं जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध करवाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पर बच्चे जो जातिवाचक संज्ञा है, और मैदान यह भी एक जातिवाचक संज्ञा है। मैंने यहाँ पर किसी बच्चे का नाम नहीं लिया है, ना ही किसी मैदान का नाम लिया है। देखिए, उपर्युक्त वाक्य में बच्चे तथा मैदान शब्द किसी विशेष बच्चे या मैदान के लिए नहीं, अपितु सभी बच्चों या मैदानों का बोध करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी बच्चे की बात हो रही है।
इसलिए ये सारी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है। और आगे देखते हैं। कार, कुर्सी, पंखा, पहाड़। पहाड़ ऊंचे होते हैं। कुर्सी का इस्तेमाल बैठने के लिए होता है। कार एक जगह से दूसरी जगह इंसान को ले जाती है। पंखा हवाई देता है। तो ये सारे शब्द अपने जाति के अंतर्गत आकर पूरी जाति का बोध करवाते हैं, इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब और आगे देखते हैं। झाड़, किताबें, बैग, गाय, कुत्ता, कुर्सी। झाड़ छांव देते हैं। किताबें ज्ञान बढ़ाती है। बैग में किताबें रखी जाती है। गाय दूध देती है। कुत्ता वफादार होता है। फिर कुर्सी आया जो बैठने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये सारे शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं, इसीलिए सारी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, मन के भाव या अवस्था का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन, दुख, सुख, अहिंसा, दया, क्षमा, क्रोध, प्यार, सुंदरता, हंसी, मिठास, हैरानी आदि। यहाँ एक बात ध्यान देने को है कि इन्हें हम हाथ से छू नहीं सकते, इनका स्थूल रूप देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। जैसे यदि कहे गुलाब का फूल तो गुलाब के फूल का चित्र सामने आता है, पर खुशबू कहने से इसका कोई चित्र सामने नहीं आता, किंतु इसे महसूस किया जा सकता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के बहुवचन रूप नहीं बनाए जा सकते। गॉट इट? भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष या भाव अवस्था को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते, इसको हम छू सकते नहीं हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन सभी शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे बुढ़ापा, मिठास, गर्मी, समझ, सर्दी, मित्रता, खुशी, दर्द, ये सारे शब्द और ये सारी संज्ञाएं महसूस की जाती है। ठीक है, इसे हम छू नहीं सकते, इसका अनुभव किया जा सकता है, इसीलिए ये हृदय के भावों को प्रस्थापित करती है। इसीलिए ये सारी संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। आगे देखिए, क्रोध, मित्रता, दया, वीरता। ठीक है, ये सारे शब्द क्या करवाते हैं? हृदय के भावों को महसूस करवाते हैं, है ना? ठीक है, क्रोध आता है ना, वो अनुभव होता है, महसूस किया जाता है। ठीक है, इसी पर दया दिखाना, तो ये भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। और आगे देखिए, चलिए, संज्ञा के सभी भेदों की संपूर्ण जानकारी, जहाँ पर हमने 3 भेद का अभ्यास किया, वहीं 3 भेदों को छोटे से रूप में फिर से देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कि राम, श्याम, गंगा, यमुना, दिल्ली, मुंबई, कैलाश आदि। जातिवाचक संज्ञा
जैसे कि इमारत, विद्यार्थी, नेता, अध्यापक, गाय आदि। भाववाचक संज्ञा जैसे कि सुंदरता, दया, क्रोध, बुढ़ापा, बचपना आदि। तो बच्चों, ये सारी शब्द इन सारे संज्ञाओं का निर्देश करते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा? जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध करवाए वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, और जो शब्द व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव आदि को महसूस करवाए वह शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो बच्चों, मजा आ गया ना पीपीटी के माध्यम से पढ़ाई करने का? वहाँ पर तो आपको चित्र भी दिखाई देते हैं, इसलिए और मजा आता है। ठीक है, किसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की संपूर्ण जाति का बोध करवाए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, नदी, पर्वत, है ना, और पंछी, प्राणी, ये सारी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा है। सिंह जंगल का राजा है, तो यहाँ पर सिंह जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं? यस, वो अपनी पूरी जाति का बोध करवाते हैं। फिर बात की हमने भाववाचक संज्ञा की, जैसे कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण, दशा, स्थिति आदि का बोध करवाए वो सारे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि दुखी, सुखी, है ना, फिर मजबूत, फिर उदास। तो ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा है। ठंडी, गर्मी, ये सारी संज्ञाएं कैसी है? भाववाचक संज्ञाएं। बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी, ठंडी, गर्मी, ये सारी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं जो हमें महसूस करनी होती है, अनुभव करनी होती है। उसे हम स्पर्श कर नहीं सकते, देख सकते हैं लेकिन स्पर्श होता नहीं है। तो बच्चों, यदि हम छोटे से रूप में देखें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी तृप्ति मैम, ये मैं हूँ। मजा आया कि नहीं? ओके। जातिवाचक संज्ञा यानी पंछी जो आसमान में उड़ते हैं। भाववाचक खुशी, जैसे कि आज मैं आपको पढ़ाते हुए बहुत खुश हूँ। घटित, तो चलिए बच्चों, आपको संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इन तीनों भेदों की जानकारी प्राप्त हो गई। आज भी आपको एक वर्कशीट मिलेगी। क्या करना है पता है? जैसे पिछले क्लास में किया था, आपको वो वर्कशीट आपकी CW बुक में कंप्लीट करनी है। गॉट इट? नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। पार्ट 2 की जगह 3 आएगा और अंतिम 2 भेद आएंगे जो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।